एक बार फिर से स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता था, आज क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर था और क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर बहुत ही बढ़िया गया है, इंटरेस्टिंग गया है पेपर। और बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चंस आए हुए थे। सारे क्वेश्चंस हम एमसीक्यूज देख लेंगे, उनके क्या सॉल्यूशंस बन रहे हैं आज के अपने इस वीडियो में। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल दे रहा है सीपीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज, साथ ही साथ क्लास 10th और क्लास 12th के पेपर के सॉल्यूशन भी। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए वीडियो को आज शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। पहली चीज तो ये आप पेपर देख लीजिएगा, फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और ये पेपर जो है आपका कौन से नंबर का सेट है इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। सेट नंबर 4 में बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या कोड 75 है। सारी चीजों को समझने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, देख लेंगे कौन कौन से आंसर्स इसके बन रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की, तो आपके सामने ये डायग्राम दे रखा है और इसमें कहा गया है कि आसन की पहचान कीजिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुजंग आसन है ये, है ना। एक तरीके का भुजा पर निर्भर आसन है, इसलिए इसे भुजंग आसन कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये सेम क्वेश्चन है बट इंग्लिश मीडियम में। जब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि उदासी, भावनात्मक अस्थिरता और मनोदशा का बदलना जैसे लक्षण जो है किससे संबंधित है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मनोविक्षुब्धता से ये सब कुछ संबंधित है। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपय पथ को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नहीं की पूछ रहा है तो बेटा ये उत्प्लावक बल होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि उत्प्लावक बल ही जो होता है वो पानी के अंदर लगता है, जबकि लक्ष्य और प्रक्षेप्य पथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोच निर्धारित करने वाला कारक नहीं है। लोच यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और फेफड़ों की क्षमता, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आए तो फार्टलेग ट्रेनिंग का प्रयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है। तो फार्टलेग ट्रेनिंग जो होती है एथलीट्स लेते हैं और वो सहन क्षमता को प्रभावित करने के लिए, इसको विकसित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ज्यादातर रेसलर के काम आता है ये। प्रश्न संख्या 6 पे आए तो प्रश्न संख्या 6 कहता है, जूडो और कुश्ती जैसे खेलों में किस प्रकार की समन्वय योग्यता की आवश्यकता होती है। जूडो और कुश्ती जैसे खेल की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुस्थापन योग्यता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि डैश की उच्च सांद्रता को सहन करने की योग्यता सहन क्षमता प्रदर्शन में सुधार करने में मदद कर सकती है। तो ऐसा कौन सी चीज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल जो है वो सुधार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु के डैश की स्थिति, औसत स्थिति क्या होती है। तो ये ए पर निर्भर है, यानी भार पर निर्भर है। गुरुत्व केंद्र जो होता है वो भार पर निर्भर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम अपने। ये इंग्लिश मीडियम में प्रश्न है, आप देख लेंगे अपना जो भी प्रश्न आपका बनता है इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हम सीधे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, दो अभिकथन है, एक कथन और एक कारण दे रखा है। और अभिकथन ए दे रखा है, आक्रामकता मानव व्यवहार का हिस्सा है और एक व्यक्ति के लिए जीने और उच्च उपलब्धियों के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। कारण आर जो है, आक्रामकता खेल गतिविधियों में अपरिहार्य और विभाज्य है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक सही होगा। तो आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ए सत्य है जबकि आर असत्य है। अपने 12वें प्रश्न की तरफ हम जाएंगे। 12वें प्रश्न में कहा गया है कि मानव शरीर में जल की क्या भूमिका है। तो जल क्या करता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है और ऊर्जा वगैरह भी देता है। पर मेन काम जो है इसका शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। 11वें प्रश्न में आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी है इसका, विटामिन बी और विटामिन सी। 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या है,
12वें प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसन दमा को ठीक करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो धनुरासन का इस्तेमाल किया जाता है, भुजंग आसन का इस्तेमाल किया जाता है, पर्वत आसन का इस्तेमाल भी किया जाता है दमा को ठीक करने के लिए, जबकि ताड़ आसन जो है वो इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। 13वें प्रश्न पे 19 टीमों के नॉकआउट फिक्चर में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। टीमों में से एक को हम घटा देते हैं तो बचता है 18। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न की तरफ हम अब आ जाते हैं अपने। 14वें प्रश्न में कहा गया है कि नॉकआउट टूर्नामेंट को निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे की तरफ चलते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में आपके सारे क्वेश्चन आ गए। 15वां प्रश्न जो है वो है प्रथम डेफ ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष में किया गया था। किस वर्ष किया गया था। तो 1924 से इसकी शुरुआत होती है, 1924 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न में कहा गया है सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है, इसका मिलान करना है। नॉकनी क्या होता है। नॉकनी जो है फर्स्ट का आपका थर्ड से मिलेगा, यानी सामान्य खड़े होने की स्थिति में घुटनों का जब आपस में स्पर्श होना, जब आपके घुटने टकराते हैं। और धनुषाकार टांगे वो होती हैं जब पैरों को मिलाकर खड़े करने पर घुटनों के बीच में जो फासला बन जाता है। तो ये दोनों ही समस्याएं हैं और इसी हिसाब से फिर हम देख लेते हैं इसका क्या राइट आंसर बनता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड से मैच होगा और फोर्थ का सेकंड से मैच होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आए 17वें प्रश्न पे। 17वें प्रश्न पे कहा गया है कि इसमें भी एक सूची दे रखी है और सेकंड सूची है, फ्लैट टैपिंग टेस्ट वगैरह है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आए। अगले प्रश्न में कहा गया है मेनार्की का संबंध डैश से है। तो मेनार्की का संबंध है महिलाओं में मासिक धर्म की शुरुआत से, जब महिलाओं में पीरियड चालू होते हैं उसे हम मेनार्की कहते हैं। इससे आगे की तरफ बढ़े तो बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस बस इस वीडियो में इतने ही थे। इससे आगे आपके न्यूमेरिकल्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप आपने पेपर बहुत ही बढ़िया किया होगा। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।